Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine and doing great. As you know, the Kai has started the board short series for our students so that our students get maximum benefit out of it. Today, the assignment that I'm going to talk about is actually a very important topic. This is very important topic for your board exam as well as for NEET. This assignment is cell cycle and cell division. Just have a look. See beta, this is cell cycle and cell division. The very important topic आपके zoology portion में आता है, cell biology में बेटा. आज हम इसी के बारे में, इसी में हम बहुत सारे points को discuss करेंगे. What cell cycle is all about, what cell division is all about actually. Very important question. And फिर से मैं कह रहा हूँ कि this is very important topic for your NEET exam as well. Most I think more than 5 questions जो है वो इस portion से आते हैं cell cycle and cell division से. Just have a look and see what cell cycle is all about. Okay. चलिए, cell cycle and cell division and cell division. Before discussing this cell cycle, what cell cycle is actually, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है. तो इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बाद में बात करेंगे हम. बट व्हाट सेल डिवीजन इज ऑल अबाउट. सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन सबसे पहले इसको स्टडी किया है परवोस्ट एंड ड्यूमस ने बेटा. परवोस्ट एंड ड्यूमस एक्चुअली इन्होंने ये स्टडी किया है ड्यूरिंग द cleavage of fertilized egg of the frog. During the cleavage of fertilized egg of frog, and it is 1824 में परवोस्ट एंड ड्यूमस ने इसको स्टडी किया है पहली बार. अब देखिए, ये जो सेल डिवीजन जो है इसको हम कहते हैं इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फंडामेंटल characteristic feature of all the living organisms. Characteristic feature of all the living organisms. Exactly. क्योंकि सेल डिवीजन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल रिप्रोडक्शन एज वेल. इसी से ग्रोथ, हीलिंग, ऑल दीज जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन की वजह से. दस इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ द पॉइंट सेकंड इज, आप देख लो यहाँ पे जो जाइगोट है, जाइगोट आपने नाम सुना होगा. जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे जब जाइगोट बेटा बनेगा, दिस जाइगोट इज एक्चुअली अ सिंगल सेल, बट इनसाइड द वोम ऑफ मदर व्हेन दिस डेवलप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इससे बनते हैं 10 raised power 10, फिर 10 raised power 12 cells, and finally in an adult 10 raised power 14 cells. It means 100 trillion cells are formed from just a single cell से. How this is possible? इतने सारे cells एक सेल से बनना, it's all because of the cell division की वजह से. इतने सारे 100 trillion cells का बनना, it's because of this phenomena that's called as the cell division. Is that clear? One more important point, cell division जो है, its idea was first given by Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, ये जो रिडोल्फ विर्को है 1859 में इसने एक्चुअली कॉइन किया है टर्म ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. व्हाट इज दैट? सेल्यूला सेल, ई फ्रॉम सेल्यूला सेल, सेल फ्रॉम द सेल. इट मींस न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस. नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल से. जिस मैकेनिज्म से बनते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल से, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. तो यहां पे देखेंगे हम बेटा, ये देखो, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मान लीजिए मेरे पास ये है सेल, एंड दिस सेल लेटर ऑन फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स. ये देख लो. अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, इफ इट इज डिप्लॉयड सेल,
अगर यहां डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड बने तो हम इस वाले सेल डिवीजन को बेटा सिंपली माइटोसिस कहेंगे। माइटोसिस कहेंगे क्योंकि देयर इज नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये डिटेल में हम पढ़ेंगे माइटोसिस में। और अगर ये सेल यहां पे डिप्लॉयड है मगर इससे जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं दीज आर हैप्लॉयड, इट मींस देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां पे हम इस वाले डिवीजन को बेटा मियोसिस कहेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस अलग अलग है। तो ये गमीट सेल्स में होता है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। देयर इज नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में आता है एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम देखेंगे कि दिस सेल और दिस सेल, दिस इज कॉल्ड एज द पेरेंट सेल और मदर सेल। पेरेंट सेल और इसको हम मदर सेल कहेंगे। अब जो ये नए सेल्स बन रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स, इसी को हम एक बार और डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम द मदर और पेरेंट सेल। Formation of new cells from the pre-existing ones is omnicellular acellular, जिसको coin किया है Rudolf Virchow ने। Is that clear? This is actually the first idea or the first notion about the cell division was given by Rudolf Virchow. Is that clear? आगे चलेंगे थोड़ा सा। देखो यहां पे ये एक सेल है, this is a cell. Now this cell is प्रिपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन। अब इसको नए सेल्स बनाने हैं, डॉटर सेल्स बनाने हैं इसको। मगर ऐसा क्या है इस सेल के अंदर कि ये सेल जो है ये दो डॉटर सेल्स बनाएंगे। कौन सी चीज यहां पे बेटा कंपेल करते हैं इस पेरेंट सेल को टू फॉर्म द डॉटर सेल्स? Actually, what are those factors which brings this cell division, which initiates the process of cell division and which compels the cell to divide? There are two important, बहुत सारे हैं लेकिन दो मैं आपसे बात करूंगा। एक याद रखना बेटा, these are called as the mitogens. Mitogens or we can say growth factors. आपने क्लास में पढ़ा होगा, यहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज दिस इज अ रिकैप्चुलेशन कैप्सूल फॉर यू, सो दैट कि क्विक हम टाइम में बेटा हम आपको ये रिकैप करके देंगे कि आपने जो पढ़ा है उसको एक बारी फिर से रिवाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि माइटोजेंस जो है ग्रोथ फैक्टर्स, ये होते क्या है? ऑल दोज फैक्टर्स विच ब्रिंग्स द सेल साइकिल और सेल डिवीजन, तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइटोजेंस। बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो आपने डीएनए देखा है, इस डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं, ध्यान रखना जीन्स, इन जीन्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ऑन स्टिमुलेशन पे बेटा ग्रोथ फैक्टर्स और माइटोजेंस बनाते हैं। दीज माइटोजेंस जो है ये रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को एक्टिवेट करके सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से अदर जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और उन जीन्स की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स बनते हैं, दोज फैक्टर्स स्टिमुलेट्स और ब्रिंग्स द सेल डिवीजन। तो दीज आर कॉल्ड एज द माइटोजेंस और वी कैन से द ग्रोथ फैक्टर्स। बहुत सारे एनिमल ओरिजिन माइटोजेंस हैं, प्लांट माइटोजेंस है। लाइक अगर हम बात करेंगे यहां पे एनिमल माइटोजेन की, लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लाइक लिम्फोकाइंस होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो यहां पे सेल डिवीजन कराते हैं। ऑल दोस फैक्टर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द माइटोजेंस। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो, आपने नाम सुना होगा कुछ प्लांट हार्मोन, जैसे यहां पे साइटोकाइनेंस है, जिबरलिन्स है। तो दीज आर द फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स हम कहेंगे यहां पे जो सेल डिवीजन को कराते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइटोजेंस। हाँ, एक और पॉइंट जरूर आप यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे ऐसे भी कुछ एजेंट्स हैं जो सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को इनहिबिट और ब्लॉक कराते हैं। उन एजेंट्स को हम कहते हैं माइटोटिक पॉइजन्स। माइटोटिक पॉइजन्स कहते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, एक है यहां पे कॉल्चिसिन।
कॉल्चिसिन जो है इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉल्चिकम ऑटमनेल से बेटा। और ये कॉल्चिसिन जो है इट्स ए माइटोटिक पॉइजन, इट इनहिबिट्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जब ये स्पिंडल को नहीं बनने देगा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, हेंस सेल साइकिल को ब्लॉक किया जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द माइटोटिक पॉइजन्स। दीज आर माइटोजेंस, दोज ब्रिंग्स द सेल डिवीजन, एंड these are the mitotic poisons. Is that clear? This is one factor that compels the cell to divide. Now the second factor is nucleocytoplasmic ratio. Nucleocytoplasmic ratio जो है, this is also called as Kern plasm ratio. Kern plasm ratio. This ratio was given by the Hertwig. आपको करना क्या है, एक सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बेटा फाइंड आउट करना है, डिवाइड कर लो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म से, तो इससे आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और कर्न प्लाज्म रेशियो। अब अगर ये रेशियो ज्यादा होगा, इट मींस द सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव एंड आर यंग सेल्स। इट मींस यंग सेल्स हैव मोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हेंस आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। वंस द सेल ग्रोज इन द साइज, अब ये सेल बढ़ रही है, इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक डिक्रीज होता जाएगा। अब ये डिक्रीज होना, ये यहां पे हमें ये बताएगा कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कम हो रहे हैं एंड ये सेल एजिंग की ओर जा रही है। अब इस सेल के पास दो चॉइस है, या तो कुछ ऐसा कर लो कि फिर से वापस जवानी में आ जाओ, या ऐसा कर लो कि कुछ टाइम के बाद ही डेड हो जाओ। Is that clear? Now, this nucleocytoplasmic ratio decrease hona, it also compels the cell to divide and form the daughter cells, new daughter cells. In order to restore the nucleocytoplasmic ratio, this again and again happens. Is that clear? This is called as the nucleocytoplasmic ratio. With the age, the nucleocytoplasmic ratio gets decreased. This compels the cell to divide and form the new daughter cells. फिर से हम जब डॉटर सेल्स में देखेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से बढ़ जाएगा। सेल इज अगेन एंड अगेन मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट factors. One is called as the mitogen and second is called as the nucleocytoplasmic ratio. That's actually required for bringing the cell division. Is that clear? आगे चलेंगे इसमें। ये देखो, अब जो ये सेल डिवीजन जो हमने पढ़ा, सेल डिवीजन, इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो आपने डिटेल में पढ़ा है। ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, हीलिंग ऑफ वोंड्स, रीजनरेशन, ऑल दोज हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। मगर सेल डिवीजन में एक पॉइंट यहां से हमें निकलेगा, व्हाट एक्चुअली द सेल साइकिल इज। सेल साइकिल इज, देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू द हॉवर्ड एंड पैल्क, हॉवर्ड एंड पैल्क 1953 में इन्होंने कहा, cell cycle is a series of genetically controlled series of changes by which the cell duplicates its genome, synthesizes other components, undergoes growth and divides to form the daughter cells. All those changes occurs in a cyclic manner. That cycle is called as the cell cycle. Actually होता क्या है, यहाँ पे सेल को मान लीजिए इसको सेल डिवीजन के लिए जाना है, तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे प्रिपरेशंस होंगे। दोज प्रिपरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल, एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए। तो इस सेल को सबसे पहले G1 फेज में जाना पड़ेगा, जहां पे इसकी फर्स्ट ग्रोथ होगी, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट्स होंगे बेटा यहां पे। नाउ दिस सेल, इट इज द सेल, अब इसको जाना है दूसरे फेज में, दैट फेज इज कॉल्ड एज द S फेज। S phase is the second phase of the cell cycle. Now, once this S phase is completed, the cell moves towards the G2 phase. G2 phase के बाद इसको जाना है M phase में, एंड M phase ही वो ऐसा फेज है जहां पे एक सेल को दो सेल्स बन जाएंगे। अब these two cells again moves towards the G1 phase. All those changes occurs in a cyclic manner. This cycle is called as the cell cycle. It is a genetically controlled series of changes. Why this is genetically controlled? क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेल रेगुलेशन से बाहर निकली
तो आप देखो कि कान बहुत बड़े होते, नाक बहुत बड़ी होती, इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स जो है बॉडी के ये अनलिमिटेड ग्रो करते, मगर ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर रेगुलेशन। तो यहां पे रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस द सेल ब्रेक्स दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो यहां पे कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज एक्चुअली द कैंसर एंड रिजल्ट्स द नियोप्लास्टिक टिश्यू फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अब G1, S and G2, these three phases are collectively called as the interphase। इस फेज में सेल का कोई डिवीजन नहीं होता, एक ही न्यूक्लियस होता है, यहां पे कुछ नहीं होगा, बस यहां सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है सेल के अंदर, एंड अदर कंपोनेंट्स जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, सो दैट ये एक्चुअल फिनोमेना के लिए काम आएंगे। दस दिस इज एक्चुअली द प्रिपरेटरी फेज, इट्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। The second phase is called as the M phase. M phase is the actual or the final phase of the cell cycle, जहां पे एक सेल जो है एक्चुअल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी। मगर अब होगा क्या, यहां पे सबसे पहले यहां पे होगा इस सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहले इसको कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहां पे दूसरा फेज आएगा, दैट्स कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। Now what is karyokinesis? This is the division of nucleus. It is the highlighting character of the M phase. Basically M phase में होता क्या है? That is the division of nucleus. एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने के बाद दिस सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा, एंड इस तरह से हमें यहां पे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। और आपने ये भी याद रखा होगा बच्चे कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें हमें एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस बनाने हैं, मगर इट इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी पॉज, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर हमें बताना होगा कि कौन सी चेंज किस फेज में आते हैं, इसीलिए हमने कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर फेजेस में डिवाइड किया है, ओनली फॉर द कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा यहां पे कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज जो है बेटा दैट इज प्रोफेज, इसी तरह दूसरा है दैट्स कॉल्ड एज द मेटाफेज, तीसरा जो है दैट्स कॉल्ड एज एनाफेज, एंड लास्ट दैट्स कॉल्ड एज द टीलोफेज। इट इज पीमैट, टीलोफेज। अब ये चार फेजेस जो है ये कैरियोकाइनेसिस के लिए कंप्लीट करेगा। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड इन ऑल दीज फोर फेजेस, नाउ द लास्ट इज दैट्स कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों बेटा होंगे एम फेज में। Is that clear? दोनों होंगे एम फेज में, एंड एम फेज इज thus called as the actual phase of the cell cycle, or we can say it is the final phase of the cell cycle. अब जो दो डॉटर सेल्स बन गए, now these daughter cells ये जाएंगे G1 में, फिर ऐसे ही S फेज में, G2 में, और जब ये M फेज पे पहुंचेंगे तो फिर से दो दो डॉटर सेल्स बनेंगे। दिस इज द पॉइंट वेयर द सेल एक्चुअली डिवाइड्स एंड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स। ऑल दोज changes occurs in a cyclic manner. This cycle is called as the cell cycle. But cell cycle को अगर हम देखेंगे, basically there are two important phases. One is interphase and the second is called as the M phase. Interphase जो है it is the largest one, constitutes 95% of the total cell cycle. And M phase बहुत कम टाइम में कंप्लीट होता है, constitutes only 5% of the cell cycle. What that mean? Actually पूरे सेल साइकिल को अगर हम देखेंगे, इंटरफेज इसका 95% बनाता है, एंड ओनली 5% इज बिकॉज ऑफ द एम फेज। तो मैं आपको एग्जांपल यहां पे समझाऊंगा। अब देखो बेटा, द टाइम पीरियड बिटवीन द टू सेल साइकिल, टाइम पीरियड बिटवीन टू सेल साइकिल इज कॉल्ड एज द जनरेशन पीरियड। जनरेशन पीरियड इज एक्चुअली कि एक सेल को दो बनने में कितना टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड ए जनरेशन पीरियड। दिस जनरेशन पीरियड इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सेल्स, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल्स। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड इट्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब ये जनरेशन पीरियड जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अगर हम ह्यूमन सोमैटिक सेल की बात करेंगे, human somatic cell in a cultural medium में it divides once in every 24 hours. इसको दो बनने में 24 आवर्स लगते हैं।
अब इन 24 आवर्स में इसका G1, S, G2 एंड M फेज कंप्लीट होगा। नाउ G1 को 10 आवर्स लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, इसको 9 आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने में, इसको 5 आवर्स लगते हैं एंड 1 आवर इसको लगता है। इट मीन्स द 23 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेस को कंप्लीट होने में, ओनली 1 आवर नीड्स फॉर एम फेज को कंप्लीट होने में। यहां पे हम इसीलिए कह सकते हैं कि इंटरफेज को पूरा टाइम लग जाता है। 95% ऑफ द सेल साइकिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय दिस फेज एंड ओनली 5% ऑफ द सेल साइकिल इज बिकॉज ऑफ द एम फेज। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर आप देखोगे बेटा, यीस्ट का 90 मिनट्स में इसका सेल साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद इकोले बैक्टीरिया में देख लो तो ये 20 मिनट्स लेते हैं यहां पे दो बनने में। तो इट वेरीज, it is different for the different cells, depends upon the type of cell and its environmental condition. This is actually the cell cycle as per the Howard and Palk genetically controlled series of changes. अब ये genetically controlled होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही कहा कि uncontrolled division results cancer. Is that clear? Now यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे कि ये सेल साइकिल जो है G1, S, G2 एंड M फेज, ये M इसके बाद ये, मगर यहां पे देख लो बेटा, इधर जब सेल्स यहां दो बन रहे हैं, अब ये सेल जो है या तो ये इधर G0 में चलेंगे या तो G1 में। अगर कोई सेल G0 में चली तो फिर ये कभी फिर से अगर सोचेगी सेल साइकिल वापस ज्वाइन करने के लिए, तो ये वापस फिर से आएगी G1 में एंड देन गोज अगेन एंड अगेन लाइक S, G2 and M. It goes in a cyclic manner. All these changes occurs in a cyclic manner. This is thus called as the cell cycle. But यहाँ पे cell cycle जो है, it is regulated. It is regulated by cyclin and cyclin dependent kinases. These are the proteins present in the cell. These proteins plays an important role in the regulation of the cell cycle. मैंने पहले ही कहा कि regulation is very important. अगर हम regulation पे बात नहीं करेंगे, सेल uncontrolled जाएगी सेल डिवीजन में, डैमेज्ड सेल्स भी जाएंगे सेल डिवीजन में, तो इससे कैंसर होता है। इसीलिए रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल को रेगुलेट करना है, कब जाना है G1 से S, कब जाना है G2 to M, तो ये डिसाइड करेंगे सेल के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द सेल साइकिल is totally regulated by cyclin and cyclin dependent kinase protein से। अब ये जो बेटा cyclin dependent kinase and the cyclin, these are called as the cell cycle engines. Cell cycle engines and this CDK जो है it is catalytic unit of the engine का, catalytic unit of engine। अभी जो मैंने आपको बताया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं, कुछ जीन्स क्या करते हैं कि कुछ जीन्स माइटोजेंस बनाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को एक्टिवेट करके सिग्नल ट्रांसडक्शन कराता है। उस सिग्नल ट्रांसडक्शन से क्या होता है कि कुछ जीन्स और जो होते हैं इस डीएनए के ऊपर, वो एक्टिवेट होके कुछ फैक्टर्स बनाते हैं। तो वो फैक्टर्स बेसिकली कुछ और जीन्स को एक्टिवेट कराते हैं, वहां से साइक्लिन सबसे पहले बनेगा। अब इसी तरह और जीन्स एक्टिवेट होके सीडीकेज बनाते हैं, मगर सीडीकेज इनएक्टिवेट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड विद द साइक्लिन, thus it is always dependent on the cyclin. It is called as cyclin dependent kinase. तो इस तरह ये दो आपस में मिल जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है सेल के अंदर, साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि ये सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन कराता है, बहुत ज्यादा फॉस्फोराइलेशन से वो अपने फैक्टर्स को रिलीज कराते हैं। दोज फैक्टर्स अगेन एंड अगेन यहां पे कुछ जीन्स को एक्टिवेट करके यहां पे बेटा सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को इनिशिएट कराते हैं। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन इनिशिएट होना कुछ जीन्स का काम है, लेकिन उन जीन्स को एक्टिवेट होने के लिए साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। इज दैट क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नाम सुना होगा, यहां पे वी हैव चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलेशन के लिए।
देखो यहां पे पहला चेक पॉइंट जो है, फर्स्ट चेक पॉइंट, दिस चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज G1 साइक्लिन। दिस चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द G1 एंड S। यहां पे मान लीजिए अब जब G1 से S में सेल आएगी तो सबसे पहले S में एंटर करने से पहले इस सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। यहां पे वंस इस सेल का डीएनए सही है तो इसको कहा जाएगा कि जाओ S में और फिर G2 में। लेकिन अगर यहां पे डीएनए में कोई चेंज आई होगी, अगर ये डीएनए बेटा डैमेज हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए डैमेज हो सकता है बाय मींस ऑफ रेडिएशन से, बाय मींस ऑफ ये यहां पे वायरस से डैमेज हो सकता है, या अगर इस डीएनए में कोई म्यूटेशंस आई है बेटा यहां पे, तो इस सेल को यहां पे रोका जाएगा। दिस सेल इज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द सेल साइकिल टू कंप्लीट द सेल साइकिल टिल इसका जो डीएनए है वो कंप्लीटली रिपेयर्ड ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये एक पॉइंट है जहां पे सेल के डीएनए को चेक किया जाएगा क्या ये सही है कि नहीं है। अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहां पे सेल को रोका जाएगा टिल इसका डीएनए सही ना हो, तब इसको छोड़ा जाएगा एस फेज में। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट चेक पॉइंट, दैट्स कॉल्ड एज द G1 cyclin. Now there is no checkpoint between S and G2 phase. It means if cell is entered into the S phase, it is bound to divide. Is that clear? Now the cell moves towards the G2 phase. अब यहां पे G2 फेज से बेटा सेल को जाना है M फेज में, बट देयर इज अनदर वन मोर चेक पॉइंट एंड दिस चेक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस चेक पॉइंट, क्योंकि यहां पे एक्चुअली डीएनए जो है डबल हुआ है एस फेज में। हम देखेंगे क्या वो रेप्लिकेशन सही हुआ है डीएनए के अंदर, क्या ऑल द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुए हैं कि नहीं, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम मत ना हुई है। तो उस पूरी कहानी को बेटा स्क्रीन करने के लिए यहां पे सेल को कंप्लीटली यहां पे स्क्रीनिंग किया जाता है, सेल के डीएनए को चेक किया जाता है कि कहीं पे यहां पे गलती मत ना हुई है। एस फेज के टाइम में सेल के रेप्लिकेशन जब जीनोम में चल रहा है रेप्लिकेशन, तो यहां पे कोई गलती मत ना हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है सेल के रेप्लिकेशन के अंदर, तो यहां पे बेटा फिर से इस G2 चेक पॉइंट पे सेल को रोका जाएगा एंड दिस सेल इज अगेन नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द M फेज। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड चेक पॉइंट और G2 साइक्लिन इसको हम कहेंगे एंड दिस चेक पॉइंट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट फॉर द रेगुलेशन पर्पस के लिए। तो इसीलिए यहां पे क्या किया जाता है कि अगर सेल का डीएनए जो है इसमें डैमेज हुआ है, या ये प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं हुआ, या कोई और वेरिएशन इसमें आई है, तो ये चेक पॉइंट्स उस चीज को नोटिस करके सेल को अलाउ नहीं करेगा टू गो इनसाइड द नेक्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इज दैट क्लियर? दिस इज वन मोर पॉइंट इन द रेगुलेशन। इसी तरह बहुत सारे जीन्स जो है वो रेगुलेशन में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, इधर एक जीन दैट्स कॉल्ड एज P53 जीन। बेटा ये जीन जो है ये सेल को रोकेगा सेल साइकिल में इफ द सेल इज डैमेज्ड। अगर सेल डैमेज्ड है तो ये सेल्स हमें नहीं चाहिए सेल साइकिल में, इन सेल्स को सेल डिवीजन नहीं होना चाहिए। बट अगर ये सेल ज्यादा सीवियरली डैमेज्ड है, if it is severely damaged, then what happens, this P53 जीन जो है ये इसकी एपोप्टोसिस कराता है, एपोप्टोसिस कराता है। एपोप्टोसिस बेटा याद रखना, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। व्हाट इज दैट प्रोग्राम्ड सेल डेथ? यहां पे ध्यान रखना, मैं आपको समझाऊंगा एक पॉइंट। बेसिकली जीनों में कुछ जीन्स होते हैं जिनको कहते हैं एपोप्टोटिक जीन्स, एपोप्टोटिक जीन्स, और इनको हम कहते हैं प्रोस्यूसाइडल जीन्स, प्रोस्यूसाइडल जीन्स। दीज जीन्स क्या करते हैं कि अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, दीज जीन्स प्रोड्यूस सम फैक्टर्स और वी कैन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि अगर सेल डैमेज्ड है, इसको सेल डिवीजन में नहीं जाना चाहिए, तो ये एंजाइम्स डिसॉल्व करते हैं कंप्लीटली इसके डीएनए को, ये डाइजेस्ट करते हैं इसके डीएनए को। जब इसका डीएनए खत्म हो जाएगा तो हाउ दिस सेल कैन प्रोसीड इन द सेल साइकिल, ये कहां जाएंगे आगे। तो दिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है, दिस इज कॉल्ड एज द एपोप्टोसिस एंड दिस apoptosis actually because of the P53 gene की वजह से। if the cell is damaged, the cell is not allowed to go inside the cell cycle, and if it is severely damaged, the cell undergoes apoptosis, the cell
एपोप्टोसिस में चली जाएगी और एक प्रोग्राम के तहत इसकी डेथ की जाएगी, सो दैट ये सेल कभी भी सेल साइकिल को ज्वाइन ना करेगी। इज दैट क्लियर बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रख लो, p53 जीन। इसी तरह एक और जीन है दैट्स कॉल्ड एज p27 जीन। ये बाइंड करेगा साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से, और ये यहां पे क्या करेगा, अगर सेल में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंज है, तो यहां पे p53 जीन जो है ये सेल की ट्रांजिशन नहीं कराएगा फ्रॉम G1 टू S फेज में। तो यहां पे सेल हरगिज S फेज में नहीं जाएगी, इस सेल को भी यहीं पे रोका जाएगा। Hence, these are the important proteins जो यहाँ पे रेगुलेशन में काम आते हैं। और भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में सुना होगा, एक दो पॉइंट मैं और जरूर आपको बताना चाहूंगा, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए एक और, these are called as spindle check points। स्पिंडल चेक पॉइंट्स, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट माना जाता है। हालांकि ये चेक पॉइंट जो है ये एम फेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एम फेज के वो ये चेक पॉइंट्स जो है ये सेल को हरगिज मेटाफेज से एनाफेज में नहीं जाने देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। इज दैट क्लियर? फॉर सम टाइम बीइंग के लिए हमें सेल को रोकना है मेटाफेज में ही, इसको नहीं एलो करना है एनाफेज में, बिकॉज सम फैक्टर्स आर नीडेड जो ट्रांजिशन करेगा सेल को फ्रॉम एम फेज टू सॉरी मेटाफेज टू एनाफेज। लाइक एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। फीमेल का जो एग है सेकेंडरी oocyte, जब ये ओवरी से निकलता है एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट्स कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम जब ये निकलता है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट एग। Why it is not complete egg? Because it is arrested in the metaphase of the meiosis second। मेटाफेज ऑफ द meiosis सेकंड, ये कंप्लीट एग तब होता जब इसने एनाफेज एंड टीलोफेज को कंप्लीट किया होता। मगर वंस दिस एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन हैपेंस एक्चुअली, दैट इज एम्प्यूला। जब यहां से स्पर्म आएंगे तो स्पर्म के पास होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। दिस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा इस एग को, और ये एग जो बेटा है, दिस एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द मेटाफेज एंड इट कंप्लीट्स एनाफेज एंड टीलोफेज। जब ये यहां पे ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा यहां पे अपना meiosis सेकंड, तो इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट एग बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। पोलर बॉडीज के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि क्या होता है इनके साथ, लेकिन हमें चाहिए बेसिकली एग। नाउ द टाइम इज स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस मिलके डिप्लॉयड जाइगोट तैयार करेगा यहां पे। इज दैट क्लियर? अब यहां पे किस चीज ने इस जाइगोट को, इस एग को मेटाफेज में ही अरेस्ट किया है? दिस इज अगेन इन्वॉल्वड इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। Is that clear? One more important example आपको याद होगा, during the embryonic development gametogenesis फीमेल के ओवरी में स्टार्ट होता है बेटा। वहां पे जब प्राइमरी oocyte जो है, this primary oocyte is surrounded by the granulosa cells। अब ये granulosa cells इसके ऊपर है और इस तरह इसको हमने नाम दिया है प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी oocyte जो है अभी ये मियोसिस के अंदर आ गई। अब अगर इसका मियोसिस कंप्लीट होगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, तो एग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनेगा, मगर ऐसा नहीं है। एग एग्जैक्ट बनता है प्यूबरिटी के टाइम पे। तो आफ्टर एवरी 28 डेज ड्यूरिंग ए साइक्लिक मैनर से एक एग रिलीज होता है, वो आप आगे भी पढ़ोगे अगर आप 11th के हो। अगर नीट वाले हैं तो उन्होंने बेटा पढ़ा होगा ये डिटेल में। अब देखो बच्चे क्या होगा कि ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है ना प्राइमरी oocyte को यहां पे सराउंड करेंगे, इससे ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट होती है इन द डिप्लोटीन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। डिप्लोटीन में ही ये बंद हो गई, अरेस्ट हो गई। ये अप टू प्यूबरिटी तक ऐसे ही रहेगा। क्योंकि ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है, दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स एक्चुअली ये प्रोड्यूस करते हैं oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है, ये यहां पे इस प्राइमरी oocyte को अरेस्ट करेगा डिप्लोटीन में ही, और ये इसको नहीं निकलने देगा इससे। आपने पढ़ा होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस, फिर उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हो गया मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। फिर सेकंड मियोसिस सेकंड में प्रोफेज, मेटा एंड टीलोफेज, तब जाके कंप्लीट एग बन जाता है। मगर ये अर्ली इनिशियल स्टेज में ही अरेस्ट हुआ है। इसको किसने अरेस्ट किया है? दैट इज अगेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म।
एंड दिस इज कॉल्ड एज द oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, जो एक सेल को अरेस्ट करता है इन द डिप्लोटिन ऑफ द मियोसिस फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहां पे बहुत सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो किसी भी सेल को किसी भी टाइम पे अरेस्ट करके सेल साइकिल में एंट्री ना कराए। हाँ, इट इज अप टू द इंफॉर्मेशन कि कब इस सेल को अलाउ करना है, कब नहीं करना है, दैट्स ऑल जेनेटिकली कंट्रोल्ड। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड। आगे चलेंगे। अब इस सेल साइकिल में आप देखोगे G1, S, G2 एंड M फेज। फिर जब नए सेल्स बनेंगे वो वापस G1 को ज्वाइन करेंगे और एक नया फेज यहां से निकलेगा, दैट्स कॉल्ड एज द G0 और G0 फेज। अब अगर इस फेज से सेल वापस निकली, सेल साइकिल को ज्वाइन करेंगे, फिर से अगेन G1 में जाएगी, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें सेल साइकिल को अलग अलग फेजेस में पढ़ना है तो हम G1 को पढ़ेंगे। यहां पे याद रख लो बेटा G1 फेज। जरा मुझे बताइए G1 फेज किसके बाद है? इट इज M फेज के बाद। हम इसको कहेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज। एंड ये किससे पहले है? ये S फेज। तो इट्स कॉल्ड एज प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। Synthesis phase. And this G1, it's called as the first growth phase, and it is also called as first gap phase. First gap phase. First growth phase and first gap phase. Is that clear? Now the point second is, this is G1. अब इस G1 में अगर हम देखेंगे पूरे सेल साइकिल का, इट कंस्टिट्यूट्स ये 30 to 50% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। सबसे बड़ा फेज है क्योंकि ह्यूमन सोमेटिक सेल को कल्चरल मीडियम में तकरीबन 10 घंटे लेता है ये। हाँ, इट्स वेरी फास्ट। इनके सब ब्लास्टोमियर्स में जब क्लीवेज होता है वहां पे ब्लास्टोमियर्स हाई स्पीड से बनते हैं, वहां पे G0 बहुत शॉर्ट टाइम तक रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये G1 फेज है। यहां पे सेल जो न्यूली फॉर्मड सेल्स है, डॉटर सेल जिनको हम कहेंगे, अब इन सेल्स को S फेज में जाना है। मगर S फेज में जाने के लिए इन सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? दोज चेंजेस हैपन्स इन द G1 फेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहां पे क्या है कि इस फेज में यहां पे सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। जब यहां पे प्रोटीन्स एंड आरएनए सेल के अंदर बेटा बनेगा तो इसका मतलब यहां पे ये है कि सेल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा, सेल की ग्रोथ होगी। दस इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ग्रोथ फेज इन द सेल साइकिल। इज दैट क्लियर? सेल का साइज बढ़ जाएगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, यहां पे इस सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 RNAs टेक्स प्लेस। तीनों किस्म के आरएनए यहां पे बनेंगे। लाइक यहां पे मैसेंजर आरएनए बनेगा, यहां पे राइबोसोमल आरएनए बनेगा और यहां पे ट्रांसफर आरएनए। तीनों सिंथेसाइज होते हैं इस फेज में। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 RNAs टेक्स प्लेस इन द G1 फेज। इसी तरह यहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम बनेगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज किस लिए बनेगा? क्योंकि आगे एस फेज में हमें डीएनए को डबल करना है। तो डीएनए को डबल करने के लिए बेटा डीएनए पॉलीमरेज का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी सिंथेसिस G1 में ही होती है। और आप इससे एक चीज याद रखोगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप देख लो, इट इज ए हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस क्योंकि वन स्टेप हेल्प्स नेक्स्ट स्टेप। It becomes the base for the next step. Thus cell cycle is a highly coordinated process. तो यहां पे DNA polymerase बनना, it's in the G1 phase. Is that clear? यहां पे और क्या क्या बनते हैं? यहां पे टिब्यूलिन जैसा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो आगे जाके इनको स्पिंडल बनाने के लिए भी काम आता है। इसी तरह G1 में बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनते हैं। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। तो आप देखो इतने सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर बनना, इस तरह सेल की ग्रोथ होगी। दस इट्स कॉल्ड एज द G1 फेज और ग्रोथ फेज। मगर आपने जरूर देखा होगा कि इस सेल के अंदर जितना डीएनए है उतना ही रहेगा, यहां पे कोई इंक्रीज नहीं होगा, नो रेप्लिकेशन एट ऑल। दस इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट गैप फेज बिकॉज देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इट इज प्री सिंथेटिक फेज। इसके बाद सिंथेसिस होने वाली है, इससे पहले नहीं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल।
होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑल द 3 RNAs ट्रांसक्रिप्ट होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कि जब RNA बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, ऑर्गेनल्स बनेंगे, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल इंक्रीजेस इन द सेल साइज। तो thus this is called as the G1 phase or the first growth phase. Is that clear? Now the second point is that is S phase of the cell cycle. S phase, देखो बेटा, this phase is called as the synthesis phase. यहां पे कुछ बन रहा है, क्या बनेगा सेल के अंदर? ये मान लीजिए सेल, अगर मैं कोई भी क्रोमोसोम आपको यहां पे समझाऊंगा, लेट मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है मेरे पास। अगर इस सेल के अंदर ऐसे ही क्रोमोसोम्स 46 होंगे, तो इसका मतलब 46 का मतलब 23 पेयर्स। तो इस सेल को बेटा आप याद रखना डिप्लॉयड कहते हैं, और इस डिप्लॉयड सेल को हम 2n से यहां पे डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर मैं यहां पे इस क्रोमोसोम को देखूंगा, इस क्रोमोसोम को मैं अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कहूंगा, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को मैं नाम दूंगा यहां पे दिस इज कॉल्ड एज मोनैड, क्योंकि इसके पास एक ही क्रोमैटिड होता है। Is that clear? Now the second point is it is also called as यहां पे single structure chromosome, structured chromosome, single structured chromosome। ये unreplicated chromosome, monad और single structured chromosome है ये। अगर ऐसे ही क्रोमोसोम्स आपको 46 मिलेंगे, 23 पेयर्स होंगे, दैट इज डिप्लॉयड आर 2n। और अगर आप इसी को देखोगे, ये सिर्फ 23 होंगे इस सेल के अंदर, जैसे स्पर्म में होते हैं, जैसे एग में होता है। इज दैट क्लियर? तो आप 23 अगर आप ऐसे ही लोगे, तो यहां पे बेटा इस सेल को हम हैप्लॉइड कहेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय n। दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड एंड दिस इज कॉल्ड द डिप्लॉयड। नाउ कितने क्रोमोसोम्स है ये? अगर ये 23 होंगे और अगर ये 46 होंगे, इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। नाउ जितने आपके पास ये सेंट्रोमियर्स होंगे, तो उतने ही आपके पास क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिटरमाइन करने के लिए हमें सेंट्रोमियर का नंबर पता चलना चाहिए, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम जो बेटा है एस फेज में कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये क्रोमोसोम्स 23 होंगे, ये वाले, तो स्टिल अगेन मैं इसको हैप्लॉइड ही नाम दूंगा, हैप्लॉइड। मगर बेटा आप जरा इस क्रोमोसोम को देख लो, इसमें डीएनए कंटेंट डबल हो गया। अगर हम पहले को देखेंगे, पहले कितने क्रोमोसोम्स थे? 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे, 23 क्रोमोसोम्स है यहां पे। तो मुझे बताओ इस हैप्लॉइड कंडीशन में कितना डीएनए कंटेंट होता? तो दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय 1n से कैपिटल N। इट इज नोटेशन, एक्चुअली 1c भी लिख सकते हैं, 1c और 1n। दिस इज द कंटेंट ऑफ डीएनए। अब यही डीएनए आप देखो कि जब ये डबल बनेगा, तो इसको मैं दिखाऊंगा 2n और 2c, 2n और 2c। इज दैट क्लियर? तो व्हाट दिस इज एक्चुअली, इट इज ऑल्सो अगेन वन क्रोमोसोम, इट इज अगेन वन क्रोमोसोम, मगर एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स दो बन गए हैं। नाउ द क्रोमैटिन कंटेंट इज डबल, दैट इज कॉल्ड एज 2n और 2c। इज दैट क्लियर? और यहां पे आप फिर से क्रोमोसोम नंबर को डिटरमाइन करोगे बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। इज दैट क्लियर? अब इस क्रोमोसोम को, जिसके पास एक ही क्रोमैटिड है, इसको हमने मोनैड कहा। अब यही क्रोमोसोम जब आपके पास ऐसा बना, तो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इट इज डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, और इट्स कॉल्ड एज द डायोड। There is no difference in the number of chromosomes, but the only difference is इनके कंटेंट में डिफरेंस है। अब एस फेज में क्या होने वाला है? एस फेज में आपके पास क्रोमोसोम ये है बेटा, ये, मगर एस फेज कंप्लीट होने के बाद ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर यहां सेम रहेगा, बट देयर इज इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द डीएनए। क्रोमैटिन कंटेंट डबल बन जाएगा इन द एस फेज में। तो हम एस फेज को यहां पे
कुछ पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे एस फेज क्या होता है। सबसे पहले यहां पे इस फेज को बेटा अगर हम देखेंगे, इट कंस्टिट्यूट्स 35 to 45% ऑफ सेल साइकिल। 35 to 45% ऑफ द टोटल सेल साइकिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय दिस फेज। हालांकि बड़ा फेज ये भी है, 9 आवर्स लगते हैं ह्यूमन सोमैटिक सेल को कल्चरल मीडियम में इस फेज को कंप्लीट करने में। एक और पॉइंट, एस फेज जो है इसमें सिंथेसिस ऑफ स्पेशल प्रोटीन दैट्स कॉल्ड एज हिस्टोन, ये सिंथेसाइज होते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स इक्वली इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसोम को बनाने में, क्रोमेटिन कंटेंट की कॉइलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस फेज में डीएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन यहां पे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा यहां पे। अब जब ये रेप्लिकेट होगा तो इसका मतलब यहां पे क्रोमेटिन कंटेंट जो है दैट बिकम्स डबल, द कंटेंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, मगर बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। What is that chromosome number same रहना? It means if a cell is diploid before the S phase, if a cell is diploid before the S phase, it would continue be in the diploid stage after S phase. अगर एक सेल डिप्लॉयड है बिफोर द एस फेज, ये एस फेज कंप्लीट होने के बाद भी डिप्लॉयड ही रहेगा। मगर इसमें याद रखना, अब अगर एस फेज से पहले सेल 2C कंडीशन में है तो इसका ये क्रोमेटिन कंटेंट 4C बनेगा। दस इट इज द क्रोमेटिन कंटेंट बिकम्स डबल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। इज दैट क्लियर? मोनैड से डायोड बनेगा। ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से बेटा यहां पे याद रखना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और क्या क्या होंगे यहां पे, और यहां पे बेटा और चेंजेस होंगे, वो आपको ऐसे याद रखने हैं। इसमें सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस, सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस। सेंट्रियोल आपको पता है एक सेल के अंदर दो होते हैं नियर द न्यूक्लियस, ऐसे एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज डिप्लोसोम, एंड सेंट्रियोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सेंट्रिक माइटोस में या सेंट्रिक सेल डिवीजन में, बिकॉज सेंट्रियोल ही माइटोटिक एपरेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। एस्टर आपने नाम सुना होगा, एम्फिएस्टर कंडीशन, तो वो जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है ना सेंट्रियोल, उससे स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रेज, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, पोरल स्पिंडल फाइबर, ऐसे सब कुछ आते हैं इसी से। एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड ब्रिंग्स देम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इसके बाद यहां पे सेंट्रियोल का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होता है। डबल बनते हैं सेंट्रियोल्स, यहां एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड दी सेंट्रियोल दो बनना ये भी एस फेज में ही होता है। एस फेज को समटाइम्स इनविजिबल फेज ऑफ एम फेज कहते हैं, इनविजिबल फेज ऑफ एम फेज या इनविजिबल स्टेज ऑफ द एम फेज। एम फेज वाई? बिकॉज यहां पे जितने भी चेंजेस होते हैं ना, ऑल दोज चेंजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एम फेज। एक्चुअली एम में कुछ सेपरेट हो रहा है, लेकिन जो यहां पे बनेगा ना वही तो सेपरेट होगा ना, दस इट इज द इनविजिबल स्टेज ऑफ द एम फेज। और समटाइम्स ये कहा जाता है इफ द सेल एंटर इनटू द एस फेज इट इज बाउंड टू डिवाइड। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एस फेज। होता क्या है, इसमें सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, इसमें कंटेंट ऑफ डीएनए डबल बनता है बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, इसमें सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल सेंट्रियोल्स के लिए बनता है, एंड यहां पे सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी यहीं पे होता है बेटा। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज कॉल्ड एज द एस फेज। वन मोर फेज इसके बाद आने वाला है, दैट्स कॉल्ड एज द G2 फेज। बहुत आसान फेज है ये, आप ध्यान रखिएगा। G2 फेज किसको कहेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड गैप फेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड गैप फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट्स कॉल्ड एज, अब देख लो ये है G1, इसके बाद S, इट्स कॉल्ड एज G2। ये G1 के बाद
एंड G2 से पहले, दस इट्स कॉल्ड एज, यहां पे ये याद रख लो, सॉरी ये पढ़ रहे हैं हम G2। अब देख लो ये S के बाद और M से पहले, इट इज पोस्ट DNA synthesis phase, DNA synthesis phase, and it is pre-mitotic phase, M से पहले pre-mitotic phase। और ये फेज जो है ये सेल साइकिल का 10 to 20% ऑफ द सेल साइकिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय दिस। और ह्यूमन सोमेटिक सेल को मैंने बोला तकरीबन 4 घंटे इसको कंप्लीट होने में लगते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड ग्रोथ फेज, इसीलिए इसको कहते हैं सेकंड ग्रोथ फेज, बिकॉज यहां पे फिर से आरएनए एंड प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिससे सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो यहां फिर से सेल की ग्रोथ होगी, एंड दस दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड ग्रोथ फेज। Is that clear? Now the point second is why it is called as second gap phase। आपको पता है पूरे सेल साइकिल में डीएनए जहां पे डबल होता है that is only in the S phase, और एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, और किसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसीलिए इसमें भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। नो मोर सिंथेसिस ऑफ डीएनए विल टेक प्लेस इन दिस फेज, दस एक और गैप आएगी डीएनए सिंथेसिस के लिए, इट्स कॉल्ड एज द सेकंड गैप फेज, एंड इट इज पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, इससे पहले डीएनए सिंथेसिस होगी, और इट इज प्री माइटोटिक फेज, इसके बाद अब एम फेज एक्चुअली आने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज द G2 फेज। अब इस फेज में क्या होगा, इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। Second point, that leads the growth of the cell towards more mature size. Is that clear? Now the one more point about the G2 is, इसमें क्या होगा, यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स आपके पास है, लाइक प्लास्टिड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये डबल हो जाएंगे इस फेज में। यहां पे बायोकेमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर स्पिंडल एंड अदर माइटोटिक एपरेट स्ट्रक्चर्स के लिए, बायोकेमिकल्स जो है फॉर स्पिंडल एंड अदर स्ट्रक्चर्स जो रिक्वायर है इन द सेल डिवीजन में, ऑल दीज बायोकेमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 phase। Duplication of plastid and mitochondria happens because they are semi-autonomous organelle, not depend on their nucleus. They have their own DNA, RNA, अपनी मशीनरी होती है उनके पास, and synthesis of RNA and protein continues in this phase, इससे सेल की ग्रोथ होती है। This is again in the G2 phase. Now the G2 phase is also the important phase of the cell cycle। अगर हम देखेंगे यहाँ पे G1, S और G2, तो यहां तक दिस होल इज एक्चुअली द इंटरफेस वेयर नो एक्चुअल डिवीजन हैपन्स इनसाइड द सेल, नो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, बट यहां पे प्रिपरेशंस हो गई है, तैयारी हो गई है एक सेल को दो बनने के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ द फेज दैट इज कमिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एम फेज। तो एम फेज के बारे में 2-4 पॉइंट्स आप याद रखोगे यहां पे। एम फेज, M phase, it is mitotic phase, mitotic phase, और मैंने आपको बोला it is the actual phase of the cell division, actual phase of cell division, and this is the final phase of the cell cycle, it is final phase of cell cycle। ये G1 and G2 के बीच में होता है, this is the final phase of the cell cycle। इस फेज में होता क्या है, इसमें बेसिकली एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा पहले, अगर एक सेल को दो बनने हैं सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, यहां पे साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई, एंड उसके बाद इनका साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस जो बेटा है, इक्वेटर पे सेल जो है डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स में। इज दैट क्लियर? वो अलग अलग मैकेनिज्म है, वो माइटोसिस में पढ़ोगे आप कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स में वो क्लीवेज कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, फरो कंस्ट्रक्शन सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है वो, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स में आपने जरूर नाम सुना होगा वो सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, जो वेसिकुलर मास सेंटर पे बनता है दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। एंड उसमें क्या होता है कि सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट, लेटर ऑन दैट फॉर्म्स द मिडल लैमेला। तो इस
जिससे दो सेल्स डिवाइड होते हैं इनटू टू डॉटर सेल्स में। इज दैट क्लियर? दैट इज इन केस ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में क्लीवेज कंस्ट्रक्शन होता है। तो दिस इज साइटोकाइनेसिस एंड दिस इज कैरियोकाइनेसिस। दीज टू हैपेंस इन द एम फेज, इट इज द फाइनल फेज एंड इट इज द एक्चुअल फेज ऑफ द सेल साइकिल। मगर यहां पे आपको जरूर एक चीज याद रखना है, वो ये कि अगर एम फेज के बाद सेल जो है ये सेल साइकिल में नहीं जाना चाहती, देयर इज अ चॉइस। In case of G1 में the cell is having the three option: to continue the cell cycle, enter into the S phase; to stop the cell cycle, again remain in the G0 phase; and to restart the cell cycle, again join the cell cycle. Is that clear? यहाँ पे सेल जो है अगर ये सेल डिवीजन नहीं कराना चाहती है, अब ये सेल साइकिल में नहीं जाना चाहती है, नाउ दिस सेल एग्जिट्स फ्रॉम द एम फेज एंड एंटर इनटू द G0 phase. This is now the second phase. What this second new phase is actually G0 or G0 phase. It is also called as the phase of cell quiescence. Phase of cell quiescence, or it is quiescent stage. Quiescent stage. Actually यहां पे क्या होता है, यहां पे non availability of mitogens and energy rich components. एनर्जी रिच कंपोनेंट सेल के पास अवेलेबल नहीं है या माइटोजेंस अवेलेबल नहीं है जो सेल साइकिल कराते हैं सेल को, तो दीज नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से द सेल जो है इट रिमेन्स इन अ सस्पेंडेड स्टेज. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द G0 फेज. यहां पे द सेल एग्जिट्स फ्रॉम द सेल साइकिल, एग्जिट्स फ्रॉम cell cycle and remains in a suspended stage. ये सस्पेंडेड स्टेज में हम इसको यहां पे टर्मिनेट नहीं कह सकते हैं बेटा. टर्मिनेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस सेल को कभी ना कभी अगर जरूरत पड़ी तो ये वापस सेल साइकिल को ज्वाइन कर सकती है. अब ये जो G0 फेज जो है, यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, कुछ सेल जो हमारे पास है जिनको हम कहते हैं लेबाइल सेल्स, लेबाइल सेल्स, और इनको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे. अनडिफरेंशिएटेड ये ऐसे सेल्स है जो कभी नहीं G0 में एंटर होते. दो सेल्स विच नेवर एंटर्स इनटू द G0 फेज, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द लेबाइल सेल्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपके जो स्किन सेल्स होते हैं, आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सेल्स होते हैं, आपके जो हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं, these cells never enters into the G0 phase. Is that clear? Point second, ध्यान रखना. Second type of cell यहां पे जो है, these are called as the permanent cells. Permanent cells, or these are called as the differentiated cells. ये ऐसे सेल्स है जो परमानेंटली रहते हैं G0 में. These cells remains permanently in the G0 phase because they attain the permanent shape, size, structure, all those. तो इसीलिए ये सेल G0 को कभी नहीं छोड़ते, ये G0 में ही रहते हैं. These cells are called as permanent cells. For example मैं आपको समझाऊंगा. यहाँ पे आप देखो, for example हार्ट के जो सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स, हार्ट में मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स. इसी तरह न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स वो डिवाइड नहीं होते हैं, ऑल्दो दे हैव न्यूक्लियस. एंड वन मोर पॉइंट यहां पे जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि परमानेंट सेल्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल और क्या है. आप मसल सेल्स को देख लो, लेकिन ऑल मसल सेल्स नहीं, स्केलेटल मसल सेल्स बेटा, स्केलेटल मसल सेल्स एक्स्ट्रा. ये ऐसे सेल्स है, दो सेल्स रिमेन्स परमानेंटली इन द G0 फेज, एंड ये कभी भी यहां पे G0 से बाहर निकल के G1 को ज्वाइन फिर से नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? दीज आर कॉल्ड एज द डिफरेंशिएटेड सेल्स. लास्ट टाइप ऑफ सेल जो है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द स्टेबल सेल्स. स्टेबल सेल्स, और वी कैन से दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल्स. डिफरेंशिएटेड सेल्स, The differentiated cells ऐसे है, those cells which leaves the G0 and again enters into the G1 phase. ऐसे सेल्स जो G0 में है, G0 फेज में, बट
ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजेंस इनको एनर्जी रिच कंपाउंड्स मिले हैं, तो ये अगेन सेल साइकिल को ज्वाइन करते हैं एंड एंटर्स इनटू द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल. दोज विच लीव्स द G0 एंड अगेन ज्वाइन द सेल साइकिल आर सिंपली कॉल्ड एज द स्टेबल सेल्स और वी कैन से द डिफरेंशिएटेड सेल्स. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख लो, लाइक आपके लिवर में जो हिपैटोसाइट्स होते, हिपैटोसाइट्स होते, इसी तरह प्लांट में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऐसे होते हैं, दो सेल्स विच आर कॉल्ड एज द स्टेबल सेल्स. इज दैट क्लियर? अब के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें जनरेशन टाइम में एक, ये आप जल्दी कर सकते हो. तो यहां पे देख लो बेटा, इधर लेट ए सेल्स जनरेशन पीरियड इज, जनरेशन टाइम इज 1 minute. 1 minute at 20 minutes. The tube is filled 1/8 when the tube is full filled. यह है आपके पास क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. आपको इसका आंसर बताना है एज पर द जनरेशन पीरियड इज कंसर्न. आपको क्या दिया गया है कि एक ट्यूब है आपके सामने, आपके पास एक ट्यूब है. इस ट्यूब को अभी तक यहां पे एक सेल आपने डाली है और 20 मिनट्स हो गए, ये ट्यूब भरा है सेल से 1/8. आपको बताना है किस टाइम पे ये ट्यूब कंप्लीटली फिल होगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जनरेशन टाइम जो यहां पे दैट इज 1 minute. अभी हम देखेंगे 20 मिनट्स में हमें क्या कहा गया, ट्यूब इज फिल्ड 1/8. जरा मुझे बता, जनरेशन पीरियड इज 1 minute, 21 मिनट में ट्यूब में सेल्स डबल हो जाएंगे, तो दैट इज 1/4. तो 22 मिनट में बेटा ये डबल हो जाएगा, दैट इज 1/2. एंड 23 मिनट्स में ये डबल होगा, दैट इज दैट इज कंप्लीटली 1. इज दैट क्लियर? तो इट मीन्स द 23 मिनट्स में हमारा जो ट्यूब है इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द सेल्स. नाउ दिस ट्यूब रिक्वायर्स 23 मिनट्स ताकि इसके अंदर कंप्लीटली जो है ये भर जाएगा विद द सेल्स. इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइकिल एंड नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस बेटा. इज दैट क्लियर? होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.